मैं स्वागत करता हूं तुम सभी लोग का 2026 की एक नई एनिमे के अंदर। इस एनिमे का नाम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई इसेकाई एनिमे नहीं है, ये एनिमे एक फैंटेसी एनिमे है, वो भी काफी कमाल की स्टोरी के साथ। पर्सनली मुझे ये काफी पसंद आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक्सप्लेन ही कर दिया जाए। तो उम्मीद है कि तुम लोग को भी ये पसंद आएगी। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर रोहरुन को देखते हैं, जो कि अब एक डंजन में काफी सारे रैबिट मॉन्स्टर्स को तलवार से मार देता है। उन्हें मार के वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं तलवारबाजी करना भूल गया हूँ, पर लगता है कि ऐसा नहीं है। जिसके बाद अब अचानक से उसके सामने अब काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं और उन अब कहता है कि अब समय आ चुका है थोड़ा सा सपोर्ट मैजिक यूज करने का। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी स्किल को यूज करके अपनी ही स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है, जिससे कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज और उसकी तलवार की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। और अब इसी चीज को यूज करके वो उन गॉब्लिन्स को काफी आराम से हराने लगता है। वो कहता है कि इस स्पेल का यूज करके मेरे अटैक और डिफेंस दोनों ही काफी इंप्रूव हो जाती है। ऐसा मैं अपने पार्टी मेंबर्स और खुद के लिए भी कर सकता हूँ, पर इसकी एक कमजोरी है, मैं इसे सिर्फ 3 मिनट के लिए ही यूज कर सकता हूँ। और उनके ऊपर से अब वो स्पेल हट जाती है, लेकिन अब वो देखता है कि और भी मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, इसलिए वो फिर से स्ट्रेंथ अप यूज करके वापस से लड़ने लगता है। वो बताता है कि जो सपोर्ट मैजिक है वो ज्यादा देर तक नहीं चलता है। एक पर्सन की मैजिक रेजिस्टेंस से डिपेंड होता है कि आखिरकार उसकी जो स्पेल है वो कितनी देर तक चलेगी। मेरे केस में ये 180 सेकंड्स यानी कि 3 मिनट तक चलती है। मुझे हर बार टाइम को नोट करना पड़ता है और जैसे मेरी ये पावर खत्म हो जाती है मुझे उसे वापस से यूज करना पड़ता है। एन्चेंटर्स जो भी हमेशा सपोर्ट मैजिक यूज करते हैं वो हमेशा टाइम के अगेंस्ट लड़ते हैं। नॉर्मली तुम सपोर्ट मैजिक यूज करते समय तलवार यूज नहीं करते हो, पर मेरे पास और कोई चॉइस है नहीं। इसके बाद हमें अब थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओहरुन की पुरानी पार्टी उसे टीम से निकाल देती है। बाय द वे इस लड़की का नाम है एनिली और इस बंदे का नाम है डेरिक और इस पार्टी के लीडर का नाम है ओलिवर। वहीं ओहरुन उनकी बात पर विश्वास ही नहीं करता है। वो कहता है कि तुम मुझे पार्टी से कैसे निकाल सकते हो, हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं। तो ओलिवर भी कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें इतने सारे चांसेस इसलिए दिए क्योंकि तुम मेरे ही विलेज से थे, पर अब आगे से तुम कीप अप नहीं कर पाओगे, तुम इतने ताकतवर नहीं हो, इसलिए तुम्हें हमारी हीरो पार्टी लीव करनी पड़ेगी। ये सुनकर ओहरुन काफी शौक होता है क्योंकि ये पार्टी ओलिवर और उसने 8 साल पहले बनाई थी और कुछ ही सालों में वो लोग एस रैंक की पार्टी बन गई थी। वो लोग ऐसी पहली भी पार्टी थी जो कि साउदर्न ग्रेट डंजन के 94th फ्लोर तक पहुंची थी। लोग हमें हीरो की पार्टी बुलाया करते हैं। वहीं पर अब ओहरुन अब कहने लगता है कि हाँ, शायद तुम सही हो, मैं ताकतवर नहीं हूँ, पर तुम लोग भी नहीं हो, मेरे बिना तुम कैसे लड़ोगे। तो ओलिवर भी कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हमें एक एन्चेंटर की जरूरत है, बैटल में उसकी काफी जरूरत होती है, पर लास्ट महीने हम लोगों ने जो जॉइंट रेड करी थी तब हमने देखा कि दूसरी एस रैंक की पार्टी के जो एन्चेंटर्स है वो कितने कमाल के हैं और हमें समझ आया कि तुम्हारा सपोर्ट मैजिक कितना कमजोर है। तो वो कहता है कि वो तो होगा ही ना, क्योंकि मैं तो एक सोर्समैन हूँ, इसलिए ही तो मैंने अपने खुद के ओरिजिनल मैजिक को क्रिएट किया। तो डेरिक कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम इसलिए कन्वर्ट हुए थे क्योंकि ओलिवर तुमसे ज्यादा बेहतर है तलवारबाजी में, और वैसे भी तुम एक अच्छे एन्चेंटर भी नहीं हो, आखिर तुम कंप्लेन कैसे कर सकते हो। तो ओहरुन कहता है कि हमें एक एन्चेंटर की जरूरत थी, इसलिए मैं एक एन्चेंटर बना, क्योंकि हमें से सबसे अच्छी कैपेबिलिटीज मेरी ही थी। मैंने अपनी गलतियों की कमियों को पूरा करने के लिए अपने खुद के तरीके के मैजिक को इन्वेंट किया, उसी ही तो वजह से हम लोग डंजन के डीपेस्ट फ्लोर तक सर्वाइव कर पाए थे। तो अब ओलिवर कहता है कि माफ करना, हमें तुम्हारी रिप्लेसमेंट मिल गई है। ये सुनकर ओहरुन काफी शौक हो जाता है। वहीं अब एनिली भी कहती है कि हम लोग हीरो की पार्टी है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा, अगर तुम हमारे साथ होगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर अब ओहरुन सोचने लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया और ये लोग अब मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। वो अब कहता है कि ठीक है, मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है तो मैं जाता हूँ, हर चीज के लिए शुक्रिया। ऐसा बोलकर अब वो जा रहा होता है। वहीं एनिली उससे कहती है कि तुम मैजिक स्वॉर्ड फाइटिंग कर सकते हो और काफी कुछ भी कर सकते हो, पर सिर्फ ए रैंक के लेवल पर। तुम हमेशा हमें बताया करते थे कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जिससे हम काफी परेशान हो जाते थे। तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों को लोग क्या बुलाते हैं? अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि अलग अलग तरीके के काम कर सकता है। ये सब कुछ अब ओहरुन याद कर रहा होता है और कहता है कि मैं तलवारबाजी कर सकता हूँ और सपोर्ट मैजिक भी यूज कर सकता हूँ। ये एक नए तरीके का स्टाइल मैंने बनाया है, मैं काफी एडेप्टेबल हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे ये करना ही होगा जिससे कि कोई मुझे जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना बुला सके। एक दिन मैं एक ऐसा एडवेंचरर बनूंगा जो कि सब कुछ कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओहरुन अब आकर टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल के साथ रजिस्टर कर लेता है, जिससे कि वो अगली बार सीधा ही यहीं पर आ सके। वो अब जाने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर कुछ एडवेंचरर्स
वापस आ जाते हैं, जो कि काफी जल्दी में होते हैं और घबराए हुए से लग रहे होते हैं। उन्हें देखकर ओहरुन अब वहाँ से जाने लगता है, पर वो लोग अब बात करने लगते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर काफी सारे ऑर्क हैं, हम लोग उस लड़की को नहीं बचा सकते हैं। उस पार्टी का लीडर भी कहता है कि हमें उस लड़की को वहाँ पर छोड़ना पड़ा, अगर हम उसे बचाते तो हम सभी लोग मारे जाते, वैसे भी आज ही उसने हमें ज्वाइन किया है, तुम लोग मेरे पुराने दोस्त हो, तो सबसे पहले मैं तुम लोग की जान बचाऊंगा। वहीं ये सब कुछ अब सुनकर ओहरुन अब गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए है, पर फिर भी मुझे ये वैसे याद दिला रहे जिस तरीके से मेरी पार्टी ने मुझे अबैंडन कर दिया। वो अब उनसे गुस्से में कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने एक लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया, अब तुम उसे बचाने की जगह बस बहाने मार रहे हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि आखिर तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले। ऐसा बोलकर अब वो ओहरुन के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन अब ओहरुन उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम उस लड़की को कहाँ पर मरने के लिए छोड़ कर आए हो। अगली सीन में हम लोग को उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अब एक कॉर्नर पर आ चुकी है और अब वो और उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। ये देखकर अब वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो अपने ऊपर एक बैरियर लगा लेती है। हम देखते हैं कि वो और अब इस वजह से थोड़ी देर रुक पा रहे हैं, पर इतने सारों को एक साथ रोकना इतना आसान नहीं है, वो लोग अब उसके बैरियर को भी तोड़ देते हैं। ये देखकर वो लड़की रोने लगती है और वो मदद के लिए किसी को बुलाने लगती है। तब ओहरुन वहाँ पर आकर एरो शॉक यूज करके उन सभी को पीछे कर देता है, जिसके बाद वो अपने आप को सपोर्ट मैजिक से काफी ज्यादा एनहेंस कर लेता है और अब वो काफी इजीली से उन सभी और को अपनी तलवार से मार देता है। ये देखकर तो वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये बंदा एक तलवारबाज है या फिर एक एन्चेंटर। सभी और को हराने के बाद अब ओहरुन उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर अब वो लड़की भी अब कहती है हाँ। वो अब काफी रिलीफ फील करती है कि वो तो रोने ही लगती है। जिसके बाद वो लोग अब बाहर आ जाते हैं। ओहरुन अब जाने ही वाला होता है, पर तभी वो लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया करने दो, मेरा नाम सोफिया क्लोडेल है। वहीं पर अब ओहरुन भी अब देखता है कि जो सोफिया है उसके कपड़े पर एक रैबिट का क्रेस्ट बना हुआ है। जिसके बाद ओहरुन भी उसे अपना नाम बताता है। ये सुनकर सोफिया कहती है कि आपका नाम तो काफी प्यारा है, आपने मुझे बचाया, शुक्रिया के तौर पर क्या मैं आपको डिनर खिला सकती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं बचाया था, पर अब वो काफी प्यार से प्लीज कहने लगती है, तो ओहरुन भी उसे मना नहीं कर पाता है। जिसके बाद वो उसे एक जगह पर ले आती है खाना खिलाने के लिए। वो भी अब देखता है कि इस दुकान के ऊपर तो वही क्रेस्ट बना हुआ है, जो देखकर वो कहता है कि ये तो रैबिट की शॉप में से एक है। इसका मतलब है कि जो सोफिया है वो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट से है, जो कि नोहितान किंगडम में सबसे बिगेस्ट गिल्ड में से एक है। जो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स हैं वो इस किंगडम के सबसे पॉपुलर क्लैन में से एक हैं। वो लोग अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो सोफिया की बहन बैठी थी। सोफिया की बहन कहती है कि आसपास मीटिंग थी इसलिए मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गई, वैसे तुम्हारे साथ ये कौन है। तो सोफिया अब शर्मा कर कहती है कि ऐसा नहीं है। वहीं सोफिया की बहन तो ओहरुन को जानती है, ओहरुन भी उसे जानता है और कहता है कि सलमा काफी समय बाद मिल रहे हैं। ये सुनकर सोफिया हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे बहन को जानते हो। तो वो कहता है हाँ। वो बताता है कि जो सलमा है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी जो कि सिल्वर रैबिट्स में वो उसकी लीडर है, वो इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल एन्चेंटर भी है। सलमा की ही वजह से जो एन्चेंटर्स है वो फेमस बने और सलमा ही वो पर्सन थी जिसने पार्टी मेंबर्स के अंदर अलग अलग लोगों का रोल डिसाइड किया। जैसे कि एक पार्टी के अंदर जो अटैकर होगा वो दुश्मन को हराएगा, एक डिफेंडर सारे हिट लेगा और जो सपोर्टर होगा वो पीछे से मदद करेगा। सलमा ही वो पर्सन थी जिसने ये इस आइडिया को सभी लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। इसी वजह से सभी एडवेंचरर्स के सोचने का तरीका बदल गया और यही वो कारण था जिसकी वजह से मुझे एक सोर्समैन की जगह एक एन्चेंटर बनना पड़ा। और मेरी पार्टी ने पिछली बार सलमा को ही देखा था कि वो कितनी पावरफुल एन्चेंटर है, तभी से ही उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो मुझे पार्टी से निकाल देंगे। मुझे तो लगा कि सलमा और सोफिया एक ही क्लैन के अंदर होंगे, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो आपस में सिबलिंग्स हैं। ओहरुन देखता है कि सलमा उसे काफी गुस्से में लग रही होती है। वह उसे कहने लगती है कि मेरी बहन 14 साल की है, क्या तुम उस पर नजर रख रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो बस मुझे यहाँ पर डिनर खिलाने के लिए लेकर आई है। सोफिया भी अब उसे कहने लगती है कि हाँ ओहरुन ने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर सलमा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये मत कहना कि तुम डंजन में अकेली गई थी। तो वो कहती है हाँ, जिस पर अब सलमा कहती है कि मैंने कहा था ना कि हम लोग परसों ग्रेट डंजन के अंदर जाएंगे, तुम्हें सिर्फ थोड़े दिन के लिए रुकना था। जिस पर सोफिया कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर ओहरुन भी सोचता है कि ओ इसका मतलब सोफिया अपने क्लैन को बिना बताए हुए डंजन के अंदर गई थी। वहीं पर अब सारी बातें सुनने के बाद सलमा अब ओहरुन से कहती है कि माफ करना, मैंने तुमसे रूड तरीके से बात करी, शुक्रिया मेरी बहन को बचाने के लिए। वैसे मैंने तुम्हें काफी समय से देखा नहीं, वैसे हमारी ये पहली बार है कि हम इस तरीके से बातें कर रहे हैं। ये सुनकर अब सोफिया कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो वो कहती है कि हाँ हम लोग रेड बैटल में मिले थे, हम लोग एन्चेंटर्स हैं, इसलिए हमारी पोजीशन एक ही जगह पर थी।
थी और उन्होंने भी मेरी काफी मदद करी। मैंने उससे यही एक्सपेक्ट किया था। आखिरकार वो हीरो की पार्टी का मेंबर जो है। ये सुनकर सोफिया काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी। उसे हैरान देखकर ओरुन कहता है कि हैरान मत हो, अब मैं हीरो नहीं हूँ, मैंने कल अपनी पार्टी छोड़ दी। जो सुनकर सलमा कहती है कि आखिर तुम्हारे जैसे पर्सन को तुम्हारी पार्टी ऐसे ही कैसे जाने दे सकती है। तो वो कहता है कि उनके पास उनके खुद के कारण थे, खैर वो उनकी मर्जी। ये सुनकर सलमा कहती है कि इसका मतलब तुम इस समय पर फ्री हो, है ना? तो वो कहता है हाँ। ये सुनकर अब वो सोचता है कि कहीं ये मुझे सिल्वर रैबिट्स के अंदर तो नहीं डालना चाहती है। और अब इससे पहले कि वो कुछ बोल सके वो उसे कहता है कि माफ करना, मैं थोड़े समय के लिए किसी क्लैन या फिर पार्टी में दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट जॉब है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे क्लैन के साथ हमारे टीचिंग एक्सपेडिशन पर कल जाओ। इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। इस जॉब में तुम्हें नए लोगों को टीचिंग देनी है। तुम्हें हमारे साथ चलना है। ए रैंक और से जो ज्यादा हाई वाले रैंक के लोग हैं वो सभी नए लोगों को लीड करेंगे। हम लोग 3 दिन लगाने वाले हैं साउदर्न ग्रेट डंजन के 50 फ्लोर तक जाने के लिए। ये सुनकर ओरुन हैरान हो जाता है और कहता है क्या सिर्फ 3 दिन? बेस्ट ने एडवेंचरर्स को वहां तक पहुंचने में 6 महीने या फिर 1 साल लग जाएगा। तुम तो काफी कम टाइम में ही करने वाले हो। तो सलमा कहती है कि हाँ मुझे पता है कि ये क्रेजी है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम लोग छोटा रास्ता लेंगे तो। हमारे पास समय कम है क्योंकि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो काफी फोर्स कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारी हालत तो काफी बुरी होने वाली है। वैसे तुम्हें तो अपने स्पॉन्सर्स को मना कर देना चाहिए था, पर अगर तुम लोग फिर भी ये करने वाले हो इसका मतलब कोई ना कोई तो कारण होगा तुम्हारा। एक सेकंड, अगर जो नए रिक्रूट्स हैं वो फ्लोर बॉस को नहीं हरा पाए तो वो अपने आप से एक्सप्लोरेशन करने नहीं जा पाएंगे डीपर फ्लोर तक। इसका मतलब तुम लोग उनकी ट्रेनिंग करा के अपने क्लैन को ताकतवर करना चाहते हो। ये सुनकर सलमा काफी हैरान हो जाती है कि इतनी कम डिटेल सुनने के बाद भी ओरुन ने सही गैस कर लिया। वो सोचती है कि ये तो स्मार्ट है। वह बताती है कि डंजन्स के अंदर तुम्हें फ्लोर बॉसेस को हराना पड़ता है जो कि हर 10 फ्लोर बाद अपीयर होते हैं। ऐसी बैटल के दौरान नए रिक्रूट्स का इंजर्ड होना या फिर मारे जाना तो कॉमन है। तो अगर एक स्किल्ड एडवेंचर बॉस को हरा पाया तो बाकी के नए एडवेंचरर्स को बस क्रिस्टल से रजिस्टर ही करना है, फिर वो लोग भी अगले फ्लोर तक जा पाएंगे बिना बॉस को हराए। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो अब ओरुन कहता है कि देख कर लगता है कि ये तुम लोग के लिए काफी एक इम्पोर्टेंट मिशन है, तो क्या मुझ जैसे आउटसाइडर का आना सही रहेगा? ये सुनकर अब उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ। ये सुनकर ओरुन हैरान हो जाता है कि सलमा उसे एक एन्चेंटर के तौर पर काफी रिस्पेक्ट देती है। वह सोचता है कि लेकिन आखिर ये मेरी तारीफ क्यों कर रही है? मुझे हीरो की पार्टी से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं कमजोर था। क्या इसका मतलब है कि मुझे एक वापस से एन्चेंटर बनना पड़ेगा? और अब उसे मना कर देता है और कहता है कि माफ करना, मुझे खुशी है कि आप मेरे बारे में इतना सोचती हो, पर मुझे और कोई काम करना है। वो मना कर देता है। ये देखकर सोफिया परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं भी चलने वाली हूँ, तो प्लीज अगर आप भी चलोगे तो मुझे काफी खुशी होगी। तो अब ओरुन भी थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ा सोचूंगा इसके बारे में, पर मैं क्लियरली बता दूं कि मैं अब एक एन्चेंटर नहीं हूँ बल्कि एक स्पोर्ट्समैन हूँ। वह सलमा से कहता है कि लगता है कि तुम मुझे एक एन्चेंटर के तौर पर रिस्पेक्ट देती हो, पर अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो मैं एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर चलूंगा। तो अब सलमा को भी इसकी बात माननी पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि ओरुन के भी कोई ना कोई कारण तो होंगे ही। वह सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर चीजें बुरी होंगी तो वो वापस से एक एन्चेंटर बन जाएगा। वो उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम आओगे तो कल सुबह सिल्वर रैबिट के हेडक्वार्टर में आ जाना। अगले सीन में ओरुन अब एक दादाजी की दुकान पर आता है। दादाजी भी अब दुकान बंद करने वाले थे, पर अब वो ओरुन से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ आगे। तो वो भी अब वहाँ पर बैठ जाता है। दादाजी अब उसे कहने लगते हैं कि आज का दिन भी काफी बिजी था, जब से तुम एक टॉप एडवेंचरर बने हो तब से मेरी ये दुकान की काफी अच्छी एडवर्टीजमेंट हो रही है, इसके लिए शुक्रिया। ये सुनकर ओरुन अब दुखी हो जाता है और कहता है कि माफ करना, अब मैं हीरो की पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। मैं अब आगे से आपकी दुकान की प्रमोशन और नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक हीरो नहीं हूँ, तो कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। ये सुनकर दादाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हारा काफी शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हीरो हो या फिर नहीं हो, तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुमने बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है। ये तो बस एक नई शुरुआत है। मुझे तुम पर विश्वास है कि आगे से तुम जो कुछ भी करोगे उसके लिए तुम्हें काफी सारे थैंक यू मिलेंगे। तुम्हें जैसा सही लगता है बिल्कुल वैसा ही करो, कभी अपने आप को खो मत। जिसको मदद की जरूरत है उसकी मदद करो, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर ओरुन काफी इमोशनल हो जाता है और वो उसका शुक्रिया करता है। जिसके बाद हम लोग को अगली सुबह का सीन दिखाया जाता
जाता है जहाँ पर सलमा अब हेडक्वार्टर के सामने वेट कर रही थी और अब ओहरुन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि मेरे पीछे आओ। सलमा अब देखती है कि ओहरुन काफी खुश लग रहा है, जो देखकर वो उसे कहती है कि आज तो तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे हो, लगता है कि हीरो की पार्टी से निकलकर तुम काफी रिलीफ फील कर रहे हो। जिस पर ओहरुन भी कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। ऑलराइट गाइस, ये एपिसोड अब यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। खैर आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।